हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनू में मैं एनू आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम पहुँच गए हैं एनसीईआरटी में अपने चैप्टर नंबर 11 पे। ठीक है, तो अब हमारा ये, जैसा कि आपको पता है कि मैं एनसीईआरटी करा रही हूँ। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जो लोग पुराने उन्हें पता होगा। मैं एनसीईआरटी करा रही हूँ, क्लास 6 की करा रही हूँ और सब्जेक्ट है आपका एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का। ठीक है, जिसमें आपका इसमें हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी, सिविक्स और आपका इकोनॉमी, जो चारों के चारों जो हैं वो आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है एलटी ग्रेड के लिए, आपका पीसीएस के लिए, आपका आरओ के लिए, आपका जीआईसी के लिए, ठीक है, आपका पेट के लिए। तो सभी एग्जाम्स में, आपका एसएससी के एग्जाम्स में भी आपकी एनसीईआरटी आती है। तो सभी एग्जाम्स में ये आपका यूज़फुल है। आप जितने भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें तो आपका यहाँ पे जीएस और जीए का पोर्शन कंप्लीट होता है, साथ ही आपका सब्जेक्टिव पोर्शन भी कंप्लीट होता है। तो एनसीईआरटी बेस्ड ही सारे क्वेश्चंस अब आते हैं एग्ज़ाम में। आयोग उसी तरह से क्वेश्चन बना रहा है और साफ साफ आपके जैसे कि आपका पेट का सिलेबस है उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि भाई हम तो एनसीईआरटी से पूछेंगे। ठीक है, पूरा 12 तक का लेवल। तो मैं यहाँ पे 6 क्लास की एसएसटी करा रही हूँ, मैंने आपको बताया। तो हम यहाँ पे इसमें 14 आपके लेसन है, यानी कि 14 पार्ट हैं, 14 लेसन हैं आपके इसमें, 14 लेसन। तो ये हम जो है 11 पे आज पहुँच चुके हैं। तो बस 3-4 लेसन और बचे हैं और आपका ये पूरा फिनिश हो जाने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद हम 7th क्लास में पहुंच जाएंगे। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आपको सारे सीरियल वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और जब तक हमारा एलटी ग्रेड और जीआईसी का एग्ज़ाम होगा या नेक्स्ट पीसीएस और आरओ होगा, तब तक हमारी पूरी एनसीईआरटी फिनिश हो चुकी होगी। जहाँ तक एलटी ग्रेड की स्पेशली एलटी ग्रेड के लिए चल रही है, तो जहाँ तक सवाल है एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम का, तो वो आपका नवंबर से पहले तो नहीं होगा और तब तक हम पूरी 12th तक अपनी एसएसटी कंप्लीट कर चुके होंगे। जैसा कि आपको पता है कि नई शिक्षा नीति अभी लागू हुई थी, तो उसके हिसाब से एनसीईआरटी ने अपनी पूरी बुक को चेंज कर दिया है और 6th क्लास में अब ये आपकी पूरी एक कंबाइंड बुक चलती है। पहले अलग अलग बुक चलती थी, पर अब पूरी की पूरी कंबाइंड हो गई। इसी में आपको हिस्ट्री मिलेगी, इसी में आपको ज्योग्राफी मिलेगी, इसी में आपको इकोनॉमिक्स और इसी में आपको सिविक्स मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद एनू में नए हैं तो स्टडी विद एनू को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 है। कल हमने लोकतंत्र को स्टार्ट किया था, तो आज आधारभूत लोकतंत्र भाग 2 है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के बारे में हम इस वाले चैप्टर में देखेंगे। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी का कोट दिया हुआ है कि असली भारत गाँवों में बसता है। ठीक है, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, पंचायती राज संस्थाएं, इनके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो जो क्वेश्चन है उन्हीं के बारे में इसमें दिया होता है। ठीक है, तो आइए अब देखें कि सरकार स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से काम करती है। इस अध्याय में हमारा ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय सरकार पर होगा। अगले अध्याय में हम नगरीय क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भारत आकार में बहुत विशाल और विविधताओं वाला देश है। हमारे देश में लगभग 6 लाख गाँव और 8,000 कस्बे और 4,000 से अधिक नगर है। हमारी जनसंख्या लगभग 1.4 अरब पार कर चुकी है और जिसका 2/3 भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। इस प्रकार की विविधता वाले समाज में हम अपना शासन किस प्रकार चलाते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो चित्र कितना सुंदर सा दिया हुआ है। ठीक है, आइए हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव लक्ष्मणपुर की यात्रा करते हैं। ठीक है, तो लक्ष्मणपुर गांव कहाँ है भाई आपका? हिमालय की तराई में। ठीक है, इस गाँव में 200 घर हैं और इसकी जनसंख्या लगभग 700 है, जिसमें से अधिकांश कृषक किसान हैं, यानी कि लोग अपनी भूमि पे क्या करते हैं, कृषि करते हैं और गाय और बकरियों को पालते हैं। कुछ के संबंधी जो हैं वो सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुछ युवा आजीविका की खोज में नगर चले गए हैं। इस गांव की आवश्यकता क्या है? तो संभवतः खेतों के लिए पानी, भारी वर्षा से खराब हुई मुख्य सड़क का रखरखाव और गांव के प्राथमिक विद्यालय का रखरखाव, दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली ऐसी स्थितियों पर गाँव के लोग किस प्रकार निर्णय लेंगे? उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन कहाँ से जुटाएंगे? यदि किसी भूमि को लेकर विवाद है अथवा किसी की कृषि उपज चोरी हो गई है तो क्या होगा? गांव में ऐसे अनेक प्रश्न उठ सकते हैं। क्या ऐसी प्रत्येक समस्याओं के लिए गांव के लोग राज्य या राष्ट्र की राजधानी जा सकते हैं? तो अब बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की। ठीक है, तो भारत के प्रत्येक गांव की भांति लक्ष्मणपुर के लोगों के पास भी पंचायत नामक स्थानीय शासन व्यवस्था है, जिसे एक ग्रामीण परिषद
कह सकते हैं। ठीक है, पंचायत शासन को लोगों के समीप लाती है और निर्णय लेने में की प्रक्रिया में ग्रामीण की सक्रिय भागीदारी संभव बनाती है। यही कारण है कि पंचायती व्यवस्था, जिसे पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, स्वशासन का एक रूप है। स्थानीय समस्याओं को हल करने, विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और सरकारी योजनाओं के लाभ को जनसाधारण तक पहुंचाने में पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, तो जिला स्तर पर आपकी जिला पंचायत या जिला परिषद होती है, खंड स्तर पर आपकी खंड पंचायत या समिति मंडल परिषद होती है, और ग्राम स्तर पर आपकी ग्राम परिषद या ग्राम पंचायत होती है। तो नीचे से हम ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो पहले आपकी ग्राम स्तर पर ग्राम परिषद या ग्राम पंचायत आएगी। ठीक है, दूसरे उससे ऊपर आपका खंड स्तर पर खंड पंचायत या पंचायत समिति या फिर मंडल परिषद आ जाता है, और उससे ऊपर के स्तर पे आपके जिला स्तर पे जिला परिषद या आपका जिला पंचायत आ जाती है। ठीक है, तो ये डायग्राम से हमें समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, 3 स्तरों की होती है। ठीक है, ग्राम स्तर पे, खंड और जिला स्तर पर। ठीक है, पर निम्न में से उच्च स्तर तक कार्य करती है। यह त्रिस्तरीय प्रणाली कहलाती है। ये संस्थाएं एक साथ मिलकर कृषि, आवास, सड़कों का रखरखाव, जल संसाधनों का प्रबंधन, शिक्षा, व्यवस्था और सामाजिक कल्याण से लेकर सांस्कृतिक गतिविधियों तक जीवन के सभी पक्षों से जुड़े दायित्वों का निर्वहन करती है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम ग्राम पंचायत की। ठीक है, तो आइए क्या करते हैं, हम निम्न स्तर से शुरू करते हैं। तो निम्न स्तर पर आपका क्या होता है, ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सबसे निकट है के सदस्य ग्राम सभा के द्वारा सीधे चुने जाते हैं, जो कि मतदाता के रूप में नामांकित गांव या आसपास के गांवों के वयस्कों का क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, ग्राम सभा में स्त्री और पुरुष अपने क्षेत्र से जुड़े सभी मामलों पर विचार विमर्श करते हैं और निर्णय लेते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक प्रमुख या अध्यक्ष, जिसे कि हम सरपंच या प्रधान कहा जाता है, का चयन करती है, और गत वर्षों में अधिक से अधिक महिलाएं जो हैं वो सरपंच बनी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये ग्राम पंचायत का आपका एक चित्र दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं आदर्श सरपंच की बात यहाँ हो रही है। तो 2017 में महाराष्ट्र के सोलापुर, कहाँ, सोलापुर जिले के तरंगफल गांव के किन्नर दयानेश्वर कांबले सरपंच चुने गए। कांबले का आदर्श वाक्य है लोक सेवा ग्राम सेवा, यानी गांव की सेवा जनता की सेवा। कांबले ने सरपंच बनने के लिए 6 अन्य उम्मीदवारों को हराया। मध्य प्रदेश के खान खांडवी गांव से भील समुदाय की वंदना बहादुर मैदा पितृसत्तात्मक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर गाँव की पहली महिला सरपंच बनी। उन्होंने गाँव की महिलाओं को सभ्य सभा की बैठकों में आने के लिए प्रेरित किया और शिक्षा और स्वच्छता जैसी गंभीर समस्याओं को उठाया, जिससे उन्हें दूर दूर तक व्यापक रूप से पहचान मिली। वंदना की यह यात्रा दर्शाती है कि किस प्रकार महिलाएं ग्रामीण भारत को बदलने में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकती है। तो आप चित्र देख सकते हैं, ये हैं वंदना और ये हैं आपकी दयानेश्वर कांबले। ठीक है, आगे बढ़े। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक गाँव हिवरे बाजार बार बार सूखा पड़ने और कम कृषि उपज से प्रभावित था। पोपट राव बागूजी पवार, तो आप इनका चित्र देख सकते हो, ये है। ठीक है, सरपंच बनने के बाद उन्होंने अन्ना हजारे के वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और लाखों पेड़ लगाने के मॉडल को लागू करना शुरू किया। उनके इस प्रयास और ग्रामवासियों के सहयोग से कौन सा फोन, नहीं वो नहीं लेना। ग्रामवासियों के सहयोग से हिवरे बाजार कुछ ही वर्षों में हरा भरा और समृद्ध गांव बन गया। पोपटराव पवार को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, बीच में इंटरप्शन होता रहता है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। चलिए, ग्राम पंचायत की सहायता के लिए एक पंचायत सचिव होता है, तो ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत की सहायता के लिए कौन होता है, पंचायत सचिव, जो बैठकों के आयोजन और अभिलेखों के रखरखाव जैसे प्रशासनिक कार्य करता है। अधिकांश ग्राम पंचायतों में एक प्रशासनिक अधिकारी भी होता है, जिसे भारत के कई भागों में क्या कहा जाता है, पटवारी कहा जाता है। पटवारी गाँव के भू अभिलेखों का रखरखाव करता है और कई जगह तो उसके पास पीढ़ियों पुराने मानचित्र भी रखे होते हैं। ठीक है, तो आइए विचार करते हैं, इसको छोड़ते हैं। अब आगे बात करेंगे बाल हितैषी पंचायत की पहल के बारे में। तो पंचायतों को सभी ग्रामवासियों की बात सुननी होती है, जिसमें बच्चे भी सम्मिलित हैं। बाल हितैषी पंचायत की पहल से बच्चों की भलाई से जुड़े मामलों पर स्वयं बच्चों को अपने विचार और राय रखने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है। अनेक राज्यों में नियमित रूप से बच्चों की बाल सभाएं और बाल पंचायत में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के कदम उठाए गए हैं, जहाँ गाँव के बड़े
बुजुर्ग उनकी समस्याओं के समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में कुल बाल पंचायतों ने बाल श्रम और बाल विवाह को समाप्त करने का काम किया। बाल पंचायत के सदस्य एक साथ मिलकर अभिभावकों और अन्य वयस्कों को समझाते हैं कि अपने बच्चों को पुनः विद्यालय भेजें और बालिकाओं को पढ़ाएं और पढ़ने की आयु में उनका विवाह ना करें। बहुत सी ग्राम पंचायतों ने बाल हितैषी पहल करने के लिए पुरस्कार प्राप्त किए। यहाँ पर हम एक सिक्किम का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी सिक्किम में सांगखू राधू खांडू ग्राम पंचायत ने बच्चों की आवश्यकताओं और अधिकारों को बहुत अधिक महत्व दिया। पंचायत ने बच्चों की सुरक्षा के लिए विद्यालय के परिसर की दीवारें बनवाई, उन्हें विद्यालयों में रसोई घर बनवाए ताकि बच्चों को विद्यालय में ही सफाई से बना मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील मिल सके। उनके इन प्रयासों के कारण सांगखू राधू खांडू गाँव को बाल हितैषी ग्राम पंचायत घोषित किया गया। आइए एक और उदाहरण राजस्थान को देखते हैं। फिर तो कुछ दशक पूर्व बंकर राय के द्वारा आरंभ की गई बेयरफुट कॉलेज की शाखा बाल संसद ने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाया। ठीक है, 8 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे राष्ट्रीय विद्यालय और संसद की तरह के चुनावों के माध्यम से शासन की प्रक्रियाओं, लोकतंत्र और सामाजिक दायित्व के बारे में जानते सीखते हैं। उनकी संसद मतदाता के पहचान पत्र और उसके प्रचार प्रसार सहित सभी औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन करती है। निर्वाचित प्रतिनिधि मंत्रिमंडल का गठन करते हैं जो विद्यालय प्रबंधन का निरीक्षण और सामुदायिक आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं। ये पहल बच्चों में नेतृत्व के गुण और सामाजिक जागरूकता को विकसित करती है, जिससे बच्चे सामाजिक मानदंड को चुनौती देने में समर्थ होते हैं और परिवर्तन को पैरोकारी कर सकते हैं। समाज के विकास के लिए शिक्षा तक पहुंच, स्वच्छता और सामाजिक समानता प्रदान करने के लिए बच्चे सक्रिय रूप से इन समस्याओं को उठाते हैं। बाल संसद के इन कार्यों के कारण उन्हें वर्ष 2001 में वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनरेरी अवार्ड सहित कई पुरस्कार मिले। ठीक है, तो आप ये चित्र देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े तो पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार की संस्थाएं जो हैं वो खंड स्तर और जिला स्तर पर भी होती हैं, जो कि ग्राम स्तर से ऊपर होती है। ठीक है, पिरामिडी आरेख में दिए गए, हमने पिरामिड आरेख दिखा था। ठीक है, तो खंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है। इन संस्थाओं के सदस्य स्थानीय लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, परंतु उसमें क्षेत्र के गाँवों के सरपंच और राज्य विधानसभा के स्थानीय सदस्य जैसे अन्य सदस्य भी हो सकते हैं। पंचायत समिति का गठन राज्य दर राज्य भिन्न होता है, परंतु स्थानीय जनता की भागीदारी मजबूत करने की उनकी भूमिका समान रहती है। ये सभी ग्राम पंचायतों की विकास योजनाएं एकत्रित करके उन्हें क्रमशः जिला या राज्य स्तर पर प्रस्तुत करती हैं। ये विकासात्मक कार्यों और ग्रामीण इलाकों में 12मासी सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी सरकारी योजनाओं के लिए धनराशि के आवंटन में मदद करती हैं। सभी तीनों स्तरों पर विशेष नियम बनाए गए ताकि जन समुदाय में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे वंचित वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और उनकी समस्याएं सुनी जा सके। इन संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए पता लगाएं कि आप केंद्र स्तर पर, ठीक है, ये हमारे लिए नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि पूरे देश के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के गठन और कार्यों में विविधताएं हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन संस्थाओं पर राज्यों का अधिकार है, किंतु उनके लक्ष्य समान है। ये ग्रामवासियों को अपने गाँवों और स्थानीय क्षेत्रों में प्रबंधन और विकास के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाती हैं। ठीक है, शासन पर अर्थशास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे लगभग 2300 वर्ष पहले कौटिल्य, जिन्हें बाद में चाणक्य नाम से जाना गया, ने लिखा था। इस ग्रंथ में अन्य विषयों के साथ साथ राज्य के गठन, संचालन, अर्थव्यवस्था कैसे समृद्ध हो सकती है, शासक के कर्तव्य क्या हैं और युद्ध किस प्रकार किए जाएं, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। ठीक है, इस ग्रंथ में अन्य विषयों के साथ साथ राज्य के गठन, संचालन, अर्थव्यवस्था कैसे समृद्ध हो सकती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पढ़ लिया। अब आते शासन कला के विशेषज्ञ कौटिल्य ने ये भी समझाया कि किस प्रकार गांव से लेकर प्रादेशिक राजधानी तक पूरा प्रशासनिक ढांचा बनाया जा सकता है। ठीक है, राजा प्रत्येक 10 गांवों पर एक संग्रहण यानी कि उप जिला मुख्यालय, प्रत्येक 100 गांवों पर करवाटिका जिला मुख्यालय, प्रत्येक 400 गांवों में द्रोणमुख और प्रत्येक 800 गांव में स्थानीय प्रांतीय मुख्यालय जो है वो स्थापित करे। तो ये कौटिल्य के द्वारा दिया हुआ था। ठीक है, आधुनिक भाषा में हम उक्त 4 प्रवर्गों को क्या नाम देंगे? क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत पहले इसी प्रकार की संरचना के बारे में सोचा गया था? चाहिए तो आगे बढ़ने से पहले तो यहाँ हमारा
चैप्टर होता है फिनिश, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ज़रूर पढ़ना होता है हमें हर चैप्टर के बाद। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार को एक त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत गठित किया जाता है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में लोकतंत्र जनता के द्वारा प्रत्यक्ष भागीदारी और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों दोनों के द्वारा काम करता है। पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन का अधिकार देती हैं ताकि वे अपने मामले स्वयं सुलझा सकें और विकासात्मक कार्यों में सहयोग दें, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रश्न क्रियाकलाप और परियोजनाएं हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपनी नेक्स्ट क्लास में, और बहुत जल्दी हमारी ये 6th क्लास की SST कंप्लीट होने वाली है। तो ये सुबह आपको 8 बजे मिलती है, तो देखना बिल्कुल मत भूला करिए, स्किप मत करिए। नहीं देखें पिछले वीडियोस तो उन्हें देख लीजिए प्लेलिस्ट में जा करके। आपको मैं दोबारा से टाइमिंग बता देती हूँ, सुबह 8 बजे आपकी NCERT आती है जो मैं ये कंप्लीट करा रही हूँ। इसके बाद मैं 12 बजे आपको ई दृष्टि, जो कि हमारी करंट से रिलेटेड, करंट अफेयर की हमारी मैगजीन है वार्षिक वाली, वो मैं करा रही हूँ। और उसके बाद जैसे ही वो खत्म होगी मैं घटनासार शुरू कर दूँगी। और उसके बाद आपका शाम को 5 बजे एक वीडियो आता है पैट एग्जाम का, जिसमें आदित्य रंजन सर की मैं बुक कंप्लीट करा रही हूँ। तो 3 वीडियो आपके डेली आ रहे हैं और 1 अगस्त से ये कंटिन्यू आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।